कैसे हो दोस्तों। माई सेल्फ हरिओम गुप्ता और हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की फिजिक्स। यदि आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सेम यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी, वर्क, पावर। हम इन्हें एक नई अप्रोच से समझेंगे। हालांकि आप इन चीज़ों से परिचित होंगे, लेकिन एक नई अप्रोच के साथ हम इन्हें समझेंगे। तो अगर आप नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह हम रोज एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक एनर्जी पर। तो सबसे पहले हम एनर्जी को समझेंगे अपने डे टू डे लाइफ से। जो हमारे घर के होम अप्लायंसेस हैं उन्हीं से हम विजुलाइज करेंगे कि एनर्जी आखिर कैसे नापी जाती है, इसका मात्रक क्या है और एक किस तरह हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमारे जो होम अप्लायंसेस होते हैं उनको बेसिकली एनर्जी की यूनिट जूल होती है। लेकिन जब कभी हम बाजार में कोई सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो वो वॉट में उसकी रेटिंग होती है। बेसिकली डियर एस्पायरेंट, वाट किसकी शक्ति का मात्रक है जो कि जूल पर सेकंड होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जितने भी होम अप्लायंसेस, चाहे आप बल्ब की बात करें तो 100 वाट का होगा, तो 100 वाट का बल्ब बेसिकली आपका 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करेगा। तो वह उसकी कैपेसिटी है। आप इलेक्ट्रिकल प्रेस का एग्जांपल ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिक प्रेस को जब आप खरीदेंगे तो वो बताएगा कि सर इतना 1050 वाट से लेकर 1100 वाट तक का है। तो बेसिकली है एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। आपको ये समझ लेना है कि बेसिकली एनर्जी और पावर बोथ आर डिफरेंट। द रेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो जब कभी भी हम पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। बेसिकली द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट इज वाट आवर। जैसे हमारे घरों में जो बिल आता है तो कहते हैं इतना यूनिट बिजली आपकी खर्च हुई, तो बेसिकली एक यूनिट होता है आपका 1 kWh। यूनिट जो बिजली की है वो 1 kWh है। अब 1 किलोवाट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1000 वाट में। अब आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर से हम समझते हैं कि कंप्यूटर की जो पावर रेटिंग है 250 वाट है। यदि आपने 6 घंटे के लिए इसे चलाया तो इसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, आप सिंपली पावर और टाइम का मल्टीप्लाई कर। तो डियर एस्पायरेंट, हमें वैल्यू दे रखी है पावर की 250 वाट, टाइम दे रखा है 6 घंटे। अब हम यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 250 इंटू 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 वाट आवर या 1.5 किलो वाट आवर। तो डियर एस्पायरेंट, ये तो था हमारा बिजली का मेजरमेंट। अगर हमें यहाँ पर बिल कैलकुलेट करना हो, कीमत बतानी हो, तो सिंपली हम यहाँ पर यह देखेंगे कि एक यूनिट बिजली कितने की है और उससे यूनिट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब विभिन्न देशों का आप देखिए, यूके में सपोज दैट 14 पेंस है, यूएसए में 12 सेंट, ऑस्ट्रेलिया में 30 सेंट, साउथ अफ्रीका में 100 सेंट, इंडिया में 93 सेंट। तो बेसिकली जहां जिस देश में बिजली का दाम जिस प्रकार से है उसको प्रति यूनिट में कैलकुलेट करके वहां का बिल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये सिंपली हमें यूज करना है कि अगर हम कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं तो यूके में 21 पैसे लगेंगे, यूएसए में 18 पैसे लगेंगे। तो इस प्रकार से किस देश में कितना बिजली का कैलकुलेट करना है उस प्रकार से हम कैलकुलेशन करके यूज कर सकते हैं। तो यह तो हमने देखा कि एक बल्ब के जलाने की कीमत हमने पता करी, एक कंप्यूटर चलाने की कीमत यहाँ पर पता करी। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रेस का। यहाँ पर उसका पावर दे रखा है 1100 वाट, टाइम दे रखा है 4 घंटे। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे और एनर्जी कैलकुलेशन के बाद हम कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है उससे मल्टीप्लाई करके हम सिंपली आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हम घरेलू अप्लायंसेस और अपने घर की चीजों को देखकर बहुत ही आसानी से एनर्जी का कंसेप्ट समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपको मैं फिर एक बार कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दिन में प्रतिदिन एक वीडियो मिलता रहे। अब हम पीसीएस और आईएएस से आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस पूछा गया है, बेसिकली ऊर्जा अक्षय है, अर्थात ना तो वह उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है। यह थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम कहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बैटरी। बैटरी वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर हम और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो रेक्टिफायर। और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदलने के लिए ऑक्सीलेटर या इन्वर्टर। सो दिस आर बेसिकली क्वेश्चन फ्रॉम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण उसमें संचित अर्थात एब्जॉर्ब एनर्जी को क्या कहते हैं। तो बेसिकली हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वह 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा
और गतिज ऊर्जा। अब जब किसी बॉडी को हम किसी स्थिति के अनुसार उसमें एनर्जी संचित होती है तो उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि अगर छत से हम किसी वस्तु को गिराएं तो छत से जब तक वो ग्राउंड पर आएगी तो उसकी जो एनर्जी स्टोर होगी छत पर वह होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा, और वो एनर्जी नीचे आते आते गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर याद रहे, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग सदैव निश्चित रहता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्नलिखित में जूल किसका मात्रक है? यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से मैं 4 क्वेश्चन आपके कराऊंगा। तो जूल यहाँ पर एनर्जी का भी मात्रक है और कार्य का भी मात्रक है, लेकिन डियर एस्पायरेंट शक्ति का मात्रक होता है वाट। आइए हम एक एक समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा की परिभाषा, जो हम बेसिकली जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति होता है कार्य करने की दर, अर्थात प्रति सेकंड में कितना कार्य किया गया वह उसकी शक्ति कहलाता है। संवेग होता है मास और वेलोसिटी का गुणनफल। तो यहाँ पर तीनों ही क्वांटिटीज के हमने मात्रक समझे। जूल मात्रक है कार्य का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? तो बेसिकली हम समझते हैं कि हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, उसमें बिजली यूनिट्स में लिखी होती है, अर्थात ऊर्जा की खपत यूनिट में होती है। वह यूनिट 1 kWh होती है, अर्थात 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पर सिंपली हम समझ सकते हैं, एक यूनिट बिजली की खपत यदि हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए जला देंगे या 1 किलोवाट का हीटर 1 घंटे के लिए जलाएंगे तो सिंपली हमारा 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में खपत हो जाएगी, अर्थात 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाएगी। तो इस तरह से ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जब किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही हो तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो डियर एस्पायरेंट, हमने अभी समझा पिछले एग्जाम्पल से, जब कोई भी वस्तु गिरती है तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट। अब मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। चूंकि वस्तु जब गिरने से प्रारंभ उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जिस प्रकार से वह गिरती है तो गिरने में हर सेकंड उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है और उसी के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा कम होती है, और जब वह अपने सबसे निचले स्तर अर्थात जमीन पर आ जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य और गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आइए समझते हैं यहाँ पर एक और कंसेप्ट, इफिशियंसी को। तो डियर एस्पायरेंट, इफिशियंसी का मतलब क्या है? इफिशियंसी को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। सपोज दैट आपने एक बल्ब जलाया तो बल्ब गर्म भी हुआ और प्रकाश भी दिया, लेकिन बल्ब का कार्य यहाँ पर ऊष्मा देना नहीं है, बल्ब का कार्य क्या है? प्रकाश देना। तो यहाँ पर हम बल्ब की इफिशियंसी प्रकाश के मामले में मेजर करेंगे, ना कि ऊष्मा के माध्यम में। इसी प्रकार से जैसे कि कुछ रेसिडुअल इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया तो हमें वहाँ से इंजन से केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, लेकिन इंजन से हीट भी प्रोड्यूस होती है और आवाज़ भी निकलती है। दे आर द डेसिपेटिव इफेक्ट। डेसिपेटिव इफेक्ट जहाँ भी होंगे वह लॉसेस के फॉर्म में होंगे और इस प्रकार से वह इफिशियंसी कम करेंगे। तो इफिशियंसी की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सिंपली जितना आपने पावर इनपुट दिया और आपको पावर आउटपुट जितना मिला, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? इफिशियंसी। इफिशियंसी जनरली 1 से कम होती है, और अगर हम बात करें आदर्श सिस्टम या आइडियल सिस्टम की तो आइडियल केस में उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन किसी भी केस में इफिशियंसी 1 से अधिक नहीं हो सकती है। वह सिस्टम जिसकी इफिशियंसी 1 होगी आइडियल सिस्टम कहलाएगा। इफिशियंसी एक रिलेटिव टर्म है, जिस प्रकार से हम जिस भी अप्लायंसेस को जिस उद्देश्य के लिए यूज़ कर रहे हैं हम उसी क्षेत्र में उसकी इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपका बल्ब का एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपको जनरली किसी बुक में आसानी से नहीं मिलेगा, ये डे टू डे लाइफ का ऑब्जर्वेशन से एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। यह क्वेश्चन को आप स्वयं अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। आइए मैं इसको समझा देता हूं। 100 वाट का बल्ब है, इसे 1 मिनट में कितनी विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करेगा? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हमें वॉट दे रखा है, यहाँ पर आपको समय को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब 100 का गुणा हम किन से करेंगे? 60 सेकंड में करेंगे तो यहाँ पर 6000 जूल आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर पूछा जाए कितने यूनिट बिजली कंज्यूम हो, तो यहाँ पर हम पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करते और जो समय है हमारा उसको आवर में कन्वर्ट करते, अर्थात घंटे में कन्वर्ट करते और सिंपली निकाल लेते हैं। आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डियर एस्पायरेंट, जब की भी वस्तु द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी
जो स्टोर्ड एनर्जी है उसमें कमी आ जाती है। बेसिकली हम समझ सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कि एनर्जी इज कंजर्व, अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऊर्जा ना तो कभी क्रिएट होती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होती है, तो उसको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। बेसिकली जब ऊर्जा उस पर किसी वस्तु पर कार्य किया जाएगा तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर वस्तु कार्य करती है तो उसकी एनर्जी घटेगी, लेकिन वस्तु पर कार्य करेंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 60 वाट का एक रेडियो सेट 50 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा को किलोवाट आवर में कन्वर्ट करिए। यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसे विदाउट पेन कॉपी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वाट दिया है तो वाट को हम कन्वर्ट कर देंगे किलोवाट में, तो यहाँ पर 0.06 वाट। अब टाइम दे रखा है आपको 50। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 × 50 पॉइंट में डेसिमल को रिप्लेस करके हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोवाट आवर्स। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली यहाँ पर वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट बन जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण कितना होता है? तो हम यह जानते हैं कि वर्क होता है F × S cos थीटा। अब यहाँ पर फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट दूरी है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। नेगेटिव क्या हो सकता है यहाँ पर? कॉस कंपोनेंट, और यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। जब हम -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऋणात्मक कार्य के रूप में इसे देखा जाएगा। बेसिकली ये कॉस थीटा का कंपोनेंट 180 में निगेटिव होगा, क्योंकि यह एक मैथमेटिकली हाइपोथेसिस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो डियर एस्पायरेंट, सपोज दैट हम एक दीवार को धक्का दे रहे हैं, लेकिन दीवार तो रिप्लेस नहीं होगी, दीवार तो अपनी जगह पर स्थित ही रहेगी, लेकिन हम उस पर लगातार फोर्स अप्लाई किए हुए हैं। तो हमने वहां पर कार्य करने की चेष्टा तो की, परंतु दीवार के रिप्लेसमेंट ना होने पर, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना होने के कारण वस्तु पर कोई भी कार्य नहीं होगा। तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वेग पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर हम बात करते हैं फोर्स की, डिस्प्लेसमेंट की, कॉस थीटा की, लेकिन वेलोसिटी से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये कोई टर्म नहीं आते हैं। वर्क इक्वल टू F cos थीटा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगाकर कार की गति कम करता है अथवा उसे रोकता है, तो बल और विस्थापन के बीच कितना कोण बनता है? तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब कोई वस्तु चल रही है तो ब्रेक के द्वारा उसका हम गतिज ऊर्जा को छीण करने की कोशिश करते हैं। तो डियर एस्पायरेंट, वहां पर हमारी कंडीशन क्या रहती है? हम उस गाड़ी को रोकना चाहते हैं, अर्थात जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको फ्रिक्शनल लॉस के द्वारा उसको कंज्यूम करना चाहते हैं। तो इस समय हमें क्या जनरेट करने पड़ेगा? नेगेटिव एनर्जी, दैट इज Fs cos थीटा। अब हमने cos 180 की वैल्यू रखेंगे -1, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। गिरता हुआ नारियल, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ते हुए हवाई जहाज और बहती हुई हवा, यहाँ हर चीज क्या है? मोशन में है। चाहे नारियल है तो गिर रहा है, पत्थर है तो लुढ़क रहा है, हवाई जहाज है तो उड़ रहा है। यहाँ पर हर चीज किस मोशन में है? काइनेटिक मोशन में है। तो उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो वह होती है 12mv², मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। तो यह था हमारा बेसिक कंसेप्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक मनुष्य द्वारा एक दीवार को धकेलता है, लेकिन वह विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या एक्चुअली कोई कार्य कर रहा है? तो डियर एस्पायरेंट, ही इज ट्राइंग टू डू वर्क, बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा, बिकॉज F × S × cos थीटा। अब जब S की वैल्यू 0 है वहां पर, तो लिटरली कोई वर्क वहां पर होगा नहीं। हालांकि मनुष्य कुछ बात थक जाएगा बिकॉज वो कार्य करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपने सर के ऊपर लेकर बोझ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या कोई कार्य किया उसने? तो चूंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसलिए कोई कार्य नहीं होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या एक 100% दक्ष निकाय बनाना संभव है? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दक्ष से मतलब होता है इफिशिएंट।
तो चूंकि इफिशियंसी एक रिलेटिव टर्म है, जितनी एनर्जी दी क्या उसके हिसाब से उतना आउटपुट मिलेगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ लॉस हमेशा होते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है कि हम हमेशा कोई भी आइडियल प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, अर्थात अगर हम किसी हीट एनर्जी को वर्क एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ लॉस वहाँ पर होंगे। लॉस किस फॉर्म में होंगे? साउंड के फॉर्म में, लाइटनिंग के फॉर्म में, फ्रिक्शनल फॉर्म में। इन्हें सभी डेसिपेटिव इफेक्ट कहा जाता है। तो 100% दक्ष निकाय नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। बांध में संग्रहित जल किस प्रकार से एनर्जी रखता है? तो डियर एस्पायरेंट, बांध में जो जल होता है वह उसमें बहुत ही भारी मात्रा में ऊर्जा होती है। जब कभी बांध फूट जाता है तो कितना एक तरह से प्रलय आ जाता है। वह अचानक एनर्जी कहाँ से आती है? चूंकि वह पानी में स्टोर्ड रहती है किस फॉर्म में? स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में। और जैसे ही वो बांध की दीवार टूटती है तो वह स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। और जब इतना विशालकाय पानी किसी क्षेत्र में घुसता है तो तबाही मचा देता है। तो यह था हमारा बांध में स्थितिज जल का संग्रह के कारण ऊर्जा।